नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, तो आज हम 29वें पायदान पर बात करेंगे कि कैसे विमल जी अपनी यात्रा को लहासा से जो उन्होंने शुरू किया था, धीरे धीरे कैलाश मानसरोवर की ओर चल रहे थे। पिछले पायदान पर आपने सुना होगा, जस्ट आपको मैं बताना चाहूँगा आपके मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए कि कितने कठिन रास्ते से वो आए। कई बार उनके मन में निगेटिविटी आई कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे कैलाश से क्या मतलब। जनरली हाई एल्टीट्यूड पर जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसका सीधा असर हमारे थॉट प्रोसेस पर पड़ता है। अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, आप ट्रांस में चले जाते हैं। तो इसलिए उनके मन में भी आया, बच्चे तो थे आखिर वो 20 साल के, कि मैं क्यों जा रहा हूं, किसके लिए मैं कष्ट सह रहा हूं। जैसे तैसे करके उनको दूर एक आग दिखाई दी। मन में आया कि ये चीनी सैनिक तो नहीं है, पर पास जाके देखा तो कुछ जो गडरिया वो थे। तो उस आग के पास उनको एक नया जीवन मिला। तो चलिए आज हम बात करते हैं थोकचेन की। तो रात्रि विश्राम करने के बाद जो है विमल जी जो है थोकचेन पहुंचे। थोकचेन जो है ये मानसरोवर से पहले एक बड़ा नगर, कस्बा कह सकते हैं आप, था। तो त्रादुम के बाद चढ़ाई थी। इसके बाद अधिकांश सफर ये रात में करते थे। जैसा मैंने बताया कि चीनी सैनिकों से बचने के लिए ये मैक्सिमम अपनी जर्नी रात में ही करते थे। जस्ट साथियों सोचिए आप, ठंडी रात में माइनस टेम्परेचर में चलना और जहां कुछ पता ना हो कि कहां रुकना, क्या करना है, ये एक दैवीय चमत्कार है, ये मान लीजिए आप। तो जब ये थोकचेन पहुंचे तो उनको पता चला कि सामसांग से जिस नदी का रास्ता पकड़ा था वो सांपो नहीं थी, उसका नाम था मरियम चू। वास्तव में सामसांग तिब्बती यात्रियों के का एक प्रयाग था, जहां उत्तर से मरियमचू और दक्षिण से मातसांग सापो नदियां आकर मिलती है। और यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का एक मिलन पॉइंट है, यानी दो नदियां अलग अलग मिलती हैं और शायद इसको फिर आगे ब्रह्मपुत्र स्वरूप में मिल जाता है। जैसे आपने गंगा का सुना होगा, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती, तब आगे गंगा कहा जाता है। तो संभवतः जो मैं समझ पा रहा हूं ये भी वही रहा होगा कि जो दो नदियां हैं, मरियमचू उत्तर से और दक्षिण से मत्सांग सांपो नदी मिलती है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम दक्षिण के हिमालय में था, उसके दक्षिण में नेपाल था।
झरने में आकर आंसी, यादुक, तामचाक, खामबाब आदि नदियां ने मिलकर मातसांग सांपो रचा था। सांपों का प्रधान झरना मानसरोवर से निकला था, है ना अचरज की बात। इनकी गहराई कमर तक तो थी, कई पत्थरों पर कूदते फांगते इन्हें पार करना संभव था, नजदीक नजदीक पत्थर थे। वस्तुतः तिब्बत की मुख्य नदी सांपो की रचना कई सौ सालों से पहाड़ों के झरनों से हुई। कई हजार प्रकार के झरने आके मिले। दक्षिण की ओर यानी कि जब हम जाएंगे तो हमारे कहना चाहिए दाईं तरफ, हम ऐसे जाएंगे तो दाहिने तरफ नेपाल है, इधर तिब्बत चल रहा है, तो दाहिने बाईं तरफ नेपाल, तो वहां से अब उनको मां अन्नपूर्णा की चोटी दिखाई देने लगी और दाएं मातृवत मां नंदा की चोटी। लगता है ये दोनों उतंग चोटियां अनंत काल से जो है कैलाश को निहार रही है। देखो मित्रों, एक चूंकि अन्नपूर्णा चोटी नेपाल के अंदर है और नंदा देवी गढ़वाल में है, तो ये इतनी हाइट पे है कि तिब्बत में जो है थोकचन से दिखाई दे रही थी। अभी थोकचन भी नहीं पहुंचे, वहां से दिखाई दे रही थी। तो कितनी हाइट समझ ली, बाकी बीच में प्लेन है, पठार है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो है थोकचन की ओर बढ़ने लगे और सड़क के किनारे सराय थे, तो काफी निर्धन परिवार थे, तो इन्होंने 4 आने दिए और अपने रहने की एक जगह कर लिए कमरे में। बहुत दिनों बाद वो सोए, तो जो मकान मालिक थे उनका नाम दोंगल था, इन्होंने उनको दोंगल दादा कहना शुरू कर दिया। शायद 40 साल के या 50 साल के भी होंगे। तो तिब्बती जननी लंबे तगड़े होते हैं, पर ये थोड़े से हाइट में कम थे, शेर पाते शायद। और दोंगल दादा अपनी बूढ़ी माँ के साथ गर्मियों में थोकचन में रहते थे और जाड़े में पुरांग घाटी में चले जाते थे। उनके लिए गर्म पानी लेके आए विमल जी के लिए, और जो है नहाने धोने का पूरा इंतजाम किया। और पता चला कि तो माफांग तक यहाँ से कुछ लोग और जा रहे थे। तो माफांग जो याद है, हम जो मैंने कहा था मानसरोवर को तो माफांग कहते हैं, तो चलो उनको एक रास्ता मिल जाएगा। दोंगल दादा का मकान बहुत पुराना था, गर्मियों में मकान सराय बन जाता था। उस समय तिब्बत के समतल क्षेत्र में तीर्थयात्री इसी पथ से गुजरते थे। जब सामान्य रिश्ते थे तो भारत के तीर्थयात्री जो ल्हासा से आते थे वो इनके यहाँ रुकते थे। और मजे की बात एक और है, मतलब आश्चर्य की बात, कि यहाँ आके यात्री रुक जाते थे और वो कुछ पैसा देते थे, और जो असमर्थ थे परिक्रमा करने में तो कुछ तिब्बती उनके बिहाफ पर मानसरोवर और कैलाश की परिक्रमा करके वापस आते थे। है ना, नहीं बात ये? आप पैसा दीजिए, आपकी जगह दूसरा यात्रा कर आएगा। अब भाई ये तो वाद विवाद का विषय है कि क्या धर्म के अंदर ये सब चीजें हैं या ठीक है, तो मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, बस एक ऐसी व्यवस्था थी। और यही एक अंतिम गांव था। तो तीर्थयात्री आगे जाने से पहले जरूरत का सामान यहाँ से खरीद लिया करते थे। और इसके बाद तैयार होकर बाजार में घूमा और बस एक ही इनके मन में बहता कि यार मैं भारतीय हूँ, कहीं मेरा भेद खुल गया तो चाइना मुझे पकड़ के ले जाएंगे चीनी। तो इसलिए बेचारे वो जो है ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। तो ये एक दुकान पर रुके तो एक फालतू बच्चा समझा इनको कि पता नहीं कौन गरीब ऐसी बच्चा आ गया, तो इन्होंने 1 रुपये और 3 आने में सामान खरीदा, एक स्वेटर और ऊनी दस्ताने वगैरह। और आप ध्यान रखिएगा कि तिब्बत के अंदर जो ऊनी सामान है बिल्कुल शुद्ध मिलता है, कोई मिलावट नहीं होती। तो मेरे साथियों, जब आप तिब्बत में जाएं यात्रा करने और लोकल मार्केट में यदि आपको कुछ ऊनी सामान मिलता है तो 100% प्योर है, आप उसको ले लें। और प्योर का और पश्मीना जो कैसिलोन ऊन मिलती है वो जो है सॉफ्ट होती है, लेकिन जो प्योर ऊन होती है वो थोड़ी रफ होती है, चुभती है, लेकिन प्योर होती है, गर्मी पूरी देगी। तो एक थोड़ी सी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में इन्होंने एक भेड़ की खाल जिसे चारू कहते हैं 9 आने में मिल जाती है। मोटा कंबल जिसे चुटकी कहते हैं 22 रुपए में मिलता है। और तिब्बती में चुटकी रजाई की तरह ओढ़कर सोते ही हैं। अधिक ठंड में चादर की तरह लपेटकर बाहर निकलते हैं। हल्के ऊन की चादर को पांगी कहते हैं पांगी 12 आने में मिलता है। लाम या जूते 10 आना जोड़ा,
ऊनी वस्त्रों के अलावा चीनी सामान भी मिलता था, छोटे रंग बिरंगे बक्से, कप डिश, सुंदर थालियां, इस प्रकार का सामान जो जनरली बाजार में मिलता है। तो इन्होंने चाय पीकर थोड़ा सा उधर घूमे, मरिया चू के किनारे खड़े रहे। उनकी याद आई कि इच्छापुर जो है बंगाल में कितनी गर्मी और मैं यहाँ कितने ठंड में हूँ, पाँवों में ठंड लगने लगी। तो उन्हें याद आया, अरे अब मुझे वापस जाने का समय आ गया है, डोंगल दादा इंतजार कर रहे होंगे। तो ये गए, डोंगल दादा ने बोला, अरे भाई क्या आपने स्वेटर खरीद लिया? हाँ, यह गर्म है या नहीं? अवश्य बोले। और उन्होंने बताया कि कल एक दल जो है मांगफो जाएगा, यानी मानसरोवर जाएगा, तो आप भी जा सकते हो। यहाँ पहुंचकर उन्हें लगा कि जैसे मैं घर में आया हूं, और बड़े प्रसन्न हो गया, अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, चलो अब कुछ तो साथी मिलेंगे। अब तक बेचारा अकेला आ रहा था, लगा लीजिए करीब 2 महीने से लहासा से पैदल चल रहे हैं, कई कई दिनों तक तो कोई गांव भी नसीब नहीं हुआ, कैसे खाना पीना, जस्ट इमेजिन। अंधेरे मुंह में उन्होंने कूच किया और तारे बहुत जगमा रहे थे। मित्रों, मैं भी गया हूँ लद्दाख में और तिब्बत भी गया हूँ, कैलाश यात्रा भी गया हूँ, तो आपने देखा होगा कि शाम को, रात को तारे ऐसे दिखाई देते हैं कि बिल्कुल एक एक आप गिन सकते हैं। देयर इज नो पोल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम AQI की बात करते हैं, जो दिल्ली में 400 तक चला जाता है, 450 तक चला जाता है, वो भाई वहां तो मुझे लगता है कि माइनस में भी होगा, इतनी शुद्ध हवा। पर हाँ, ठंड है, उसका तो कुछ कहना नहीं है, है ना। सर्दी भी तेज थी, तो धीरे धीरे ये लोग चलने लगे और डोंगल दादा साथ चले। तो उनके लिए एक वरदान था कि चलो भाई, जो है एक साथ मिल गया हमें। इसके बाद रास्ते में थूमा एक जड़ी बूटी मिलती तिब्बत में। तो साथियों, कभी आप जाएं, किसी लोकल से बात कर लीजिएगा। थूमा जो है एक जड़ी बूटी है। डोंगल दाता ने गर्व से बोले, फिर थूमा का एक टुकड़ा तोड़कर अन्य यात्री को दिया। थूमा देखने में शिलाजीत की तरह थी, यानी इसको खाके शरीर में गर्मी आ जाती थी, ठंड नहीं लगती थी। तो इस प्रकार से ये जो है एक गर्मी का भी काम करती है। इस प्रकार से आगे चलते रहे और आगे जाके सो माफांग पहुंच जाएंगे। अपना सोचा कि दोपहर तक पहुंच जाएंगे। और ये जो है अपना थोकचेन से प्रार्थना करके चले सुबह सुबह मानसरोवर के लिए। तो चलिए अब आप मेरे साथ मानसिक रूप से मानसरोवर की यात्रा कीजिए। मूल सांपो नदी का उद्गम जो है यहाँ से 70 मील दूर दक्षिण के हिमालय में स्थित था। सामसांग के बाद जो कुछ और नदियां मिली जो स्वतंत्र नदी थी, लेकिन सभी जाके सांगपो में मिलती थी। तांग सापो तथा कुछ अन्य झरने मिलकर सामो सापो बनाती हैं। इनके नाम से सांपो शब्द जुड़ने पर उनका मूल सांपो या ब्रह्मपुत्र से कोई संपर्क नहीं था। वे छोटी नदियां मानसरोवर में मिलती थी, इसलिए हम धारा की दिशा में जा रहे थे। यानी कि अब क्या है कि जितनी भी नदियां थी अब वो मानसरोवर की ओर जा रही थी। इससे पहले नदियां जो थी सब सांगपो में मिलती थी, पर इनको सांपो कहते थे, पर ये मानसरोवर का फीडर का काम करती थी, यानी कि मानसरोवर के जल को भरती थी। और साथ के साथ मानसरोवर में गुरला मानदाता जो पहाड़ है उसकी जो बर्फ पिघलती है वो भी जल जो है मानसरोवर में आता है। इसके बाद मित्रों चले, थोड़ी सी चढ़ाई आई और चढ़ाई के बाद एकदम दृश्य बदल जाता है। इतना दृश्य बदल जाता है, मानसरोवर के दर्शन होते हैं। वाह, देखिए आपके साथ वर्णन कर रहा हूं और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वो एक दृश्य ऐसा है कि मानसरोवर को देखकर हर इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है। और ये बच्चा तो 6-7 महीने से गैंगटॉक से चला था, है ना। चलिए मित्रों, ये मानसरोवर को दूर से, अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी तक मानसरोवर पहुंचने में इनको 6-7 घंटे लगेंगे, पर दूर से मानसरोवर को देख के इतने भाव विवल हो गए, लगा कि मैं इस दृश्य को आलिंगन कर लूं, पर यह संभव नहीं था। असीम सौंदर्य की अभिव्यक्ति देखने की सूक्ष्म क्षमता उनमें नहीं थी। पानी मिल जाए तो प्यास बुझाता हूं, प्यास भी बुझा रहा हूं, लेकिन प्राकृतिक देखने की प्यास कैसे बुझाऊं। वाह, सामने विस्तृत मैदान था, उस पर 2 टीले जैसे बड़े छोटे पहाड़ थे और धीरे धीरे 2 सुंदर सरोवर, सामने मानसरोवर और उसके बगल में राक्षस सरोवर था। सरोवर के बीच में
दो पर्वत श्रेणियां थी। दक्षिण में तुषार शुभ्र पर्वत जिसका नाम गुरला मानदाता था। दोंगल दादा ये जानकारी देते थे। उन्होंने बताया कि उत्तर के दो पहाड़ों के पीछे जो बर्फ ढका है, तिकोना पर्वत शिखर झांक रहा है, वही कैलाश पर्वत है। तिकोना, ये तिकोना देखिए, है ना, कैलाश दिखाने का प्रयास करूंगा। तिकोना ना, ये और ये, तो ये जो दिखाई दे रहा है यही कैलाश है। अब लगा ये जो आदमी इतने महीनों से आंखों में एक सपना लेके चला था, उसकी इच्छा पूरी हो रही है इतने कठिनाइयों के बाद भी, तो मित्रों आप समझ सकते हो उनके हृदय में क्या रहा होगा। इन्होंने लेटकर साष्टांग प्रणाम किया, देवादिदेव कैलाश नाथ को जो प्रणाम किया, और उन्हीं की कृपा से जो है हमारे विमल देव जो है पहुंच गए और निवेदन किया, हे देवादि दया में करुणा सिंधु जगतपति, तुमने इस दीन भिखारी के ऊपर जो अपार करुणा दिखाई है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं पंडित ज्ञानी योगी नहीं, फिर भी तुम्हारी कृपा से पा सका, इससे मेरा जीवन धन्य हो गया। हे जगत पिता, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। आगे बढ़े, एक पत्थर का स्तूप मिला। तिब्बती प्रथा के अनुसार स्तूप की परिक्रमा करी, पत्थर लाकर एक स्तूप पर रख दिया, फिर चल दिए। ये परंपरा एक। आसपास के पहाड़ों की तरफ से बर्फ पिघलकर छोटी छोटी नदियों में मिलती रही और स्वच्छ जल मानसरोवर के अंदर डाल रही थी। दोंगल दादा ने कहा कि इस वक्त मानसरोवर की परिक्रमा करना संभव नहीं है, क्योंकि सरोवर के चारों ओर अनेकों नदियां, जिन्हें पार करने के लिए ना तो पुल है ना नाव है। जाड़े में जब नदी का पानी बर्फ जम जाता है तभी तिब्बत परिक्रमा करते हैं। दोंगल दादा बोले, यहां से मैं 3 दिन के लिए पुरांग की ओर जाऊंगा, अब हमें बिछुड़ना होगा, बताओ तुम क्या करोगे। पुरांग जो तकलाकोट का नाम है मित्रों, में बताना चाहूंगा। तो ये ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जहां से रास्ता एक जाता था कैलाश की तरफ, एक जाता था पुरांग की तरफ, तो यहां से बिछड़ गए। अब ये फिर अकेले हो गए। देखिए, चलिए अब सपना तो पूरा हो गया। दोंगल दाता हंस पड़े, बोले, ता तो माफा भाई हो, और यानी मालूम कि यहाँ क्या करोगे। देखिए मजे की बात है कि उन्होंने पूछा, भाई तुम यहाँ आ गए, अब आगे क्या करोगे। अब उसको बेचारे को क्या पता क्या कर रहे हैं, मैं तो दर्शन करने आया था, दर्शन कर लिया, अब आगे क्या करो मुझे क्या पता। बाल सुलभ मन। तो ये कुछ ऐसी मूल प्रश्न है। जाते हैं गाड़ी में बैठ के, थोड़ा बहुत पैदल चल के मानसरोवर कैलाश, कि आगे क्या। तो ये प्रश्न अपने आप से भी पूछिए कि मानसरोवर के दर्शन, कैलाश के दर्शन करने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट। और वो जो है पूजा करने लगे। बोला ठीक है, आप अपने पूर्वजों की यहाँ प्रार्थना करो। उन्होंने सलाह दी, तर्पण इत्यादि करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि तर्पण जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से या तो गया जी में होता है, फल्गु नदी में, या फिर मानसरोवर में भी होता है। और बोला इसमें डुबकी लगाओगे तो पूर्वजों का भी उद्धार होगा। तो इस क्षेत्र में कोई हिंदू मंदिर नहीं था और हिंदू शाक के चेन रेजिस में कोई अंतर तो नहीं है। तो मफांग और कैलाश की धरती का श्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। यहाँ सब बराबर है, केवल भाषा में भिन्न हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अपना इनसे दोंगल दादा से, क्या कोई हिंदू मंदिर है क्या। तो उन्होंने बताया, देखो कितने दार्शनिक होते थे व्यक्ति। उन्होंने कहा कि देखिए ये एक परिकाष्ठा है धर्म की, यहाँ सब धर्म एक हो जाते हैं। तो जहाँ सब एक हो जाते हैं, शून्य हो जाता है, ना कोई हिंदू धर्म है ना बुद्धिज्म, कुछ नहीं है, बस एक ईश्वर है, उसी में ध्यान लगाओ, है ना। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से जाओ, लंबोना गुफा दिन भर का रास्ता है, इस रास्ते से सीधा जाना, दिक्सव नाम की एक छोटी झील मिलेगी, वहां से एक पहर और चलना पड़ेगा, वहां पहुंचकर लामा ही तुम्हें आगे का रास्ता बता देंगे। सो माफा की ओर मत जाना, नदी नाले के चक्कर में पड़ जाओगे। इस प्रकार से तुम बाएं छोड़ते हुए कैलाश नाथ की ओर जाना, लंबोना गुफा में तुम आसानी से पहुंच जाओगे। इस प्रकार से ये धीरे 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 अपना जो भी था, जो रास्ता बताया था, सूरज, गर्मी, देखो तिब्बत की गर्मी भी खतरनाक है और सर्दी भी खतरनाक है, हाँ। और ये बढ़ते रहे, कई कुत्ते और याक इनकी तरफ दौड़े, घेर लिए, लेकिन शायद कुत्ते और याक शरीफ थे, इनका आशीर्वाद चाहते थे, कुछ नहीं किया, ये बेचारे चलते रहे। मानसरोवर में कैलाश नाथ की हवा में देवात्म का स्पर्श था। यहाँ एक एक पत्थर भी पवित्र, कण कण में शंकर। ये बात समझ लीजिए मेरा, मानसरोवर के हर कण में शंकर है।
अगली बार जब जाओ तो पत्थर उठा के देखिएगा, उसको साफ करोगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ आकृति मिलेगी। या तो ओम पर्वत को देखेगा, कैलाश की छत देखेगा, मानसरोवर या ईश्वर का कोई ना कोई ध्यान दिखाई देगा। हाँ मित्रों, ऐसा है। तो मित्रों, मानसरोवर के जो पत्थर है उसमें कोई ना कोई आकृति है। देखिए, एक पत्थर ये मैं लेके आया था, और कोशिश करूंगा आपको दिखाने का कि इसमें आपको क्या आकृति दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए आप। को दिखाई दे रहा कैलाश जैसे रास्ता, ये देखिए। तो इस प्रकार से आपको हर पत्थर में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ जब मैंने कोशिश की देखा तो आपको देखो कई आकृतियां दिखाई देंगी। ध्यान से देखिए आप। इसमें आपको शेर की आकृति भी दिखाई देगी। यहां पर देखिए, इस जगह पर डालेंगे निगाह, ये कोशिश करूंगा दिखाने की। ये इस इलाके में देखिएगा, शेर जैसा दिखाई दे रहा है। और ये पूरा ध्यान से देखिए आप। ये तो जैसे कोई सन्यासी जो है तपस्या कर रहे हो। तो ये मानसरोवर का पत्थर है। जब मैं 2011 में दर्शन करने गया था कैलाश की, तब ये मानसरोवर में लेके आया था। तब से मेरे घर में पूजा स्थल में रखा। मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। तो इसलिए मानसरोवर के हर कण में शंकर है। तो कभी आप जाएं, जरूर दर्शन करें। मानसरोवर को पास प्रार्थना करते रहे, हे अंतर्यामी। अब वहां पे जो याक और यायावर यानी कि जो गडरिये भीड़ थे, अपना लोकल जो थे, वो उनसे आशीर्वाद लेने आए। बच्चे आए कि हमारे सिर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद दे दो। लेकिन वही, अब बेचारे क्या प्रार्थना करें, भगवान का नाम लेकर सबको आशीर्वाद दिया और थोड़ा जल भी छिड़का उनके ऊपर। बच्चों ने पीछा नहीं छोड़ा और बोला नहीं, हमें और भी आशीर्वाद दीजिए। तो ये अपना धीरे धीरे अपना वहां पे चले। अब वो पूछते कि भी लंबोना गुफा कितनी दूर है। तो देखो मित्रों, एक मजे की बड़ी बात है कि पहाड़ में जब हम डिस्टेंस पूछते हुए फलाना गांव कितना दूर है, फलाना घर कितनी दूर है, तो वह किलोमीटर में कोई नहीं बात करता। इन टर्म्स ऑफ जो है टाइम में दूरी होती है। 1 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है, ये अलग बात है। कोई तेज चल रहा है, कब धीरे चल रहा है, पर एक स्टैंडर्ड जनरली पहाड़ों का यही है। तो इसी प्रकार से तिब्बत में भी है। तो उन्होंने पूछा भी वो कितना दूर है, तो वो बताते हैं कि रास्ता बहुत देर है, 1 जून 2 जून, 1 दिन 2 दिन 1 घंटा, हिसाब ये ना सुनाओ, लेकिन वो बताते हैं कि साहब अभी आपको 6 घंटे लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने रास्ता बताया। तो मित्रों, आज का एपिसोड जो है पायदान यही खत्म होता है। मानसरोवर तक पहुंची नहीं है। 30वें पायदान में सुनिए कि मानसरोवर में जाके जो आदित्य है स्थान, वो क्या है, और जरूर देखिए 30वां पायदान। मेरे साथ मानसिक रूप से मानसरोवर की यात्रा कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद।